नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस अद्भुत और ख़ास कार्यक्रम जिसका नाम है एस्ट्रो विद कुणाल। दोस्तों पहले जैसा कि हमने कॉफ़ी विद कुणाल करके शो आरंभ किया था, लेकिन कुछ वजहों से हमने इसको चेंज करके एस्ट्रो विद कुणाल कर दिया। हालांकि लोगों के व्यूज़ हमें बहुत अच्छे मिले, लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है। आप इस शो से जुड़ने के लिए हमारे कॉफ़ी विद कुणाल करके हमने पेज बनाया हुआ था, लेकिन अब हर जगह पर एस्ट्रो विद कुणाल है। आप चाहे इंस्टाग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप चाहे यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप चाहे फेसबुक पर, सभी जगह एस्ट्रो विद कुणाल में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इन शोज़ का हिस्सा भी बन सकते हैं। आप बार बार रिपीट करके देख भी समझ सकते हैं, जान भी सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमेशा हमारे इन शोज़ में बहुत अच्छी अच्छी हस्तियों को हमने जोड़ा है, आज हमारे साथ ऐसी ही एक महान हस्ती हमारे देश की, जिन्होंने कंस्ट्रक्शन लाइन में और डेवलपिंग लाइन में बहुत नेम एंड फेम कमाया है। तो बात कर रहे हैं दोस्तों हम एमसीसी के ऑनर डायरेक्टर मिस्टर मनीष जैन जी से। मनीष जैन जी हमारे साथ वैसे तो बहुत सालों से जुड़े हुए हैं और किसी न किसी रूप में एस्ट्रोलॉजी बेनिफिट भी लेते रहे हैं, लेकिन जैन धर्म के साथ जुड़े होने पर भी एस्ट्रोलॉजी को वो एज ए डॉक्टरी ट्रीटमेंट की तरीके से यूज़ करते हैं। वो कभी अंधविश्वासी नहीं हुए कि आंख बंद करके, जैसे कि जब मेरी इनसे पहली बार बात हुई तो तब इन्होंने बोला कि मैंने कभी आज तक किसी को, शायद कुंडली मुझे याद ही नहीं है, मैंने कभी किसी को कुंडली, वास्तु में थोड़ा बिलीव था क्योंकि वास्तु एक साइंटिफिकली वर्क करता है, सबकी कैलकुलेशन सेम होती है, तो इसलिए इनका थोड़ा बहुत बिलीव था। तो इन्होंने वास्तु तो बताया कि मैंने कई बार अपनी कोई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन की है या कोई ऑफिस या घर में ज़रूर दिखाया, बट एस्ट्रोलॉजी मुझे कभी, बट मिलने के बाद हम इतने क्लोज हुए कि उनका एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा थोड़ा विश्वास जागृत जरूर हुआ। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे ऋषि मुनियों ने इतने अच्छे शास्त्र लिखे हैं, भृगु संहिता, पाराशर ऋषि ने पाराशर संहिता, लाल किताब जो कि सूर्य भगवान ने लिखी, तो उस पर लोगों का विश्वास जो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा था, वजह कि आज के समय पे लोग भ्रमित करने वाले भी इस दुनिया में बहुत हैं। कहते हैं कि सही रास्ता हमें पता है और हम एक सपोर्ट के लिए एस्ट्रोलॉजिकल सपोर्ट लेना चाहते हैं कि क्या जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ ठीक है, लेकिन कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जो भ्रमित कर देते हैं, अरे आप इस रास्ते पे कैसे चले गए, आगे तो खाई थी, अच्छा आप रुक गए, नहीं तो आप तो ये जो डर है दोस्तों, अंधविश्वास जो है, उसको खत्म करने के लिए ही हमने इस शो को आरंभ किया, एस्ट्रो विद कुणाल को। तो स्वागत करेंगे मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में, और साथ में उनकी धर्म पत्नी तनु जी भी जुड़ी हुई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, जो हमेशा अपने पति की बैकबोन बनी रही। और बहुत जब कभी कभी घर में इनसे बात होती है तो बड़ी मुझे तो खुशी मिलती है आप दोनों की बॉन्डिंग देख करके। तो मनीष जी आपका स्वागत भी है, और मैं चाहता हूं कि आज आपके इस शो को, हमारे इस शो को बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं, तो इस शो के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न कि हम लोगों की सक्सेस ऑफ जर्नी लोगों को दिखाते हैं, ताकि लोगों को ये समझ आए कि अकेले ज्योतिष के माध्यम से आदमी तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि ज्योतिष को लेकर के जो भ्रांतियां हैं उनको मैं कहीं ना कहीं ब्रेक करना चाहता हूं कि जो व्यक्ति निरंतर मेहनत करता है और सही रास्ता अपनाता है, माता पिता की सेवा करता है, केयर करता है, अपने संबंधियों के साथ एक अटैचमेंट रखता है, तो उसको सक्सेस जरूर मिलती है। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप अपनी जितनी आपको याद है सक्सेस ऑफ जर्नी, आपकी जर्नी कैसी रही, क्योंकि हर व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई स्ट्रगल जरूर होता है, प्रॉब्लम्स जरूर छिपी होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी जुबानी हमारे दर्शकों को बताएं। ऐसा है कुणाल जी, मैं 1983 में पास आउट किया था, उसके बाद फैमिली बिजनेस था ये हमारा। मेरे फादर पास आउट भी दिल्ली से ही? दिल्ली से ही तो किया आपका था। जन्म भी दिल्ली में ही हुआ? मेरा दिल्ली में जन्म हुआ है। ओके। मेरे फादर ने कंपनी 75 में स्टार्ट करी थी। यही तो आपके फादर स्टार्टिंग से ही इस बिजनेस में थे? नहीं, मेरे फादर वाज इन जॉब, वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिटायर हुए थे। ओके। उसके बाद उन्होंने कंपनी स्टार्ट करी 75 में। 83 एंड में मैंने ज्वाइन किया उन्हें, उससे पहले बड़े ब्रदर ज्वाइन कर चुके थे, और 83 एंड में मैंने शुरू किया अपना
ओके। ये उस टाइम तो बहुत ज़्यादा काम होते नहीं थे, लिमिटेड ही काम हुआ करते थे। पहले हम दिल्ली से बाहर काम करते थे। 84 में हमने दिल्ली में काम करना शुरू किया, तब से चल रहा है। जो आपने बात बोली वो फैक्ट है। वैसे मुझे याद है 1989 वगैरह के अंदर मार्केट जो है काफ़ी बढ़ गई थी कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह को। तब हम प्राइवेट में तो कुछ होता ही नहीं था, मेनली गवर्नमेंट जॉब्स ही होते थे सबों के पास। तो 89 वगैरह में मार्केट बहुत एस्केलेशन हुई, सब लोगों को बड़े लॉसेस वगैरह भी हुए। पर उस टाइम भी हमारे फादर ने यही कहा कि भाई आप नीयत अपनी साफ़ रखो, ऊपर वाला आपको बरकत देगा ही देगा। एंड इट वाज अ फैक्ट। मैं 89 में बहुत लॉस किया, बट 3 साल के अंदर मैं सारा रिकवर कर गया। भगवान ने इतने अच्छे काम दिए, इतने अच्छे रेटों पे काम दिए, तो 93 ऑनवर्ड्स मेरा बहुत ही अच्छा समय निकला। तो ये फैक्ट है। एस्ट्रोलॉजी वगैरह में तो उस टाइम भी बिलीव नहीं करते थे, हम करते ही नहीं थे एज सच। पर हाँ, मतलब उनका वो रहा कि भाई आप अपनी नीयत सही रखो, ऊपर वाला बरकत देगा, किसी का गलत ना करो चाह कर, अनजाने में हो जाए तो बात एक्चुअली अलग है। देखा जाए तो ये भी एस्ट्रोलॉजी का ही एक पार्ट है। जो अंकल ने बोला कि आप अपनी नीयत सही रखो, आपकी बरकत कभी रुकेगी नहीं, होती रहेगी। हाँ, आप किसी का दिल मत दुखाओ, किसी की बद्दुआ मत लो, exactly. बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार। देखा जाए ये जो शब्द हैं, ये भी एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है, उपाय भी कह सकते हैं आप इनको। कि जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सेकंड हाउस में कोई पाप ग्रह बैठ जाए और वो हर किसी के साथ बहस करने का उसका नेचर हो, तो उसके लिए इतना समझाना कि आप अपने बड़ों के साथ बहस ना किया करो, यही उसके लिए सबसे बड़ा उपाय है। वो ये एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं किसी तरह से काम आती रहती है आपके जीवन में, आपको पता नहीं होता वो कैसे काम आ रही है। काम तो कर रही है, काम कर भले ही रही हम उसको जानते नहीं है कि जानते ये नहीं है। एस्ट्रोलॉजिकल रूप है। रूप है हो वो। सकता है, ये बात सही है। बट आप उसी टाइम देखो, उसी टाइम मेरी शादी हुई थी 1990 में। मेरी शादी हुई थी अच्छा, शादी आपकी 90 90 में हुई थी, 90 में हुई। सन 90 में हुई थी मेरी शादी। तो उस टाइम वाइफ आपकी कहाँ की है? ये मेरठ को बिलोंग करती मेरठ से। वाह, मैं भी मेरठ से हूँ। तो ये तो सुन के बड़ा ही दिल खुश हुआ। है। हाँ, ये मेरठ तभी से है। हमारे आपस में, जब मैं आपसे पहली बार मिली गोवा में, हम लोग किसी शादी में कॉमन फ्रेंड हाँ। के उसमें थे, तभी हमारा कनेक्ट मुझे लगता है तभी से बन गया हाँ, था। ये वरना इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में तो मेरे को एकदम है ही हाँ। नहीं, कभी भी नहीं था। नहीं, वास्तु में आपसे तो कर मिलने लेते के थे बाद हम। इतना बढ़ गया, विश्वास भी होने लगा उसमें, एस्ट्रोलॉजी में। लाइफ में भी चीज़ें काफ़ी चेंज हुई, काफ़ी खुशियाँ भी आई। थोड़ा सा जो फेज ऐसा ऊपर नीचे होता रहा, तो विश्वास बना रहा आपसे मिलके कि सब ठीक होएगा। तनु जी, आपकी लाइफ ऑफ जर्नी क्या रही है? बहुत सिंपल रही है, बहुत संभली हुई, कोई बहुत पॉम्प एंड शो वाली नहीं थी, सिंपल सी लाइफ थी। हम 2 बहनें, मम्मी पापा, छोटी सी फैमिली, अपना नॉर्मल। रियल कोई ब्रदर नहीं है? नहीं, मेरी कोई ब्रदर Okay. नहीं है, 2 बहनें हैं हम। और अच्छी लाइफ हमारी, अच्छी एजुकेशन हमारी। फादर जॉब में थे कि वो बिजनेस में थे? जॉब में थे बहुत साल पहले, 76 से बिजनेस में थे, तभी से हम मेरठ में हैं। उससे पहले वो जॉब में थे। ओके ही वॉज डायरेक्टर जनरल, गवर्नमेंट जॉब में थे वो। ओके ओके। वो OCS में डायरेक्टर जनरल थे, हेड पोस्ट। ओसी? OCS, ओवरसीज कम्युनिकेशन सर्विसेज में। अच्छा, तो ही वॉज डायरेक्टर जनरल, तो ही वॉज हेडिंग द पोस्ट। नाइस। तो उसके बाद वो 76 में बिजनेस में आए। जब से हम मेरठ में हैं, जब से पापा बिजनेस में हैं। ओके, तो आप लकी रही अपने पापा के लिए। हाँ, कह सकते हैं हम दोनों बहनें एक सी। पढ़ाई सब आपकी मेरिट से हुई है? सब मेरी बेसिक एजुकेशन सब मेरठ से ही है। और बस फिर शादी हो गई 90 में इनसे, तब से तो हम- शादी के बाद आपकी लाइफ, आपको, क्योंकि आप मेरठ से दिल्ली में आई, तो शादी के बाद आपकी लाइफ स्टार्टिंग से कैसी रही? बहुत अच्छी थी। हमारी जॉइंट फैमिली थी, जैसे आप जानते थी। तो अपना कंपनी भी बहुत अच्छी थी, सब एक दूसरे के साथ। फिर धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती जाती हैं, बच्चे बड़े होते जाते हैं, तो लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। अब हम लोग इंडिविजुअल, तीनों की फैमिली है, अपनी अपनी लाइफ है सबकी। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, शादीशुदा हो गए हैं, तो चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। तो आपकी उस पढ़ाई की लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट्स जो आपको याद हो, जो अच्छा हो? क्योंकि बहुत सारी लड़कियां और लेडीज आपको इस समय टीवी पे देख रही हैं, कि उनको भी आपकी तरह बनने का मौका मिले। बेसिकली तो मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मेरा कोई ऐसे करियर नहीं है। और उस टाइम में हाउसवाइफ बहुत ही कॉमन चीज़ थी, आज भी लेकिन है। जैसे आपके फादर इतनी बड़ी पोस्ट पर थे,
तो आपके मन में भी तो होगा बचपन से कि मुझे कुछ करना है, या आपने तब कभी समझ उतनी नहीं थी, तब बहुत छोटे छोटे थे हम, जब तक समझ आई तब तक पापा बिजनेस में आ चुके थे, तो इसलिए उस चीज़ से तो नहीं रिलेट होता ज़्यादा। लेकिन हाँ, एजुकेशन से इसलिए रिलेट हो जाता है क्योंकि तब आप बिजनेस में आ जाते हो तो आपकी सोच बदलने लगती है, तो आप लुक फॉरवर्ड करते हो कुछ अच्छा करने की। लेकिन फिर शादी हो के सेटल हो गए तो कभी ऐसा विचार आया ही नहीं कि कुछ अपने आप करना है। फिर बच्चे जल्दी हो गए तो बच्चों को संभालने में लग गए, तो बच्चों की ब्रिंगिंग अप करने में मुझे बहुत मज़ा आता था। मैंने बहुत अपनी दिल लगा के उनके ब्रिंगिंग अप की। आज वो जहाँ है मुझे लगता है मेरी ब्रिंगिंग अप की वजह से हैं, और बहुत अच्छी तरह सेटल्ड है। बेटे ने MBA किया SP जैन से, बिटिया ने कैश बिजनेस स्कूल लंदन से अपनी मास्टर्स की है, तो दोनों बहुत अच्छी तरह वेल सेटल्ड हैं। दोनों मनीष के साथ बिजनेस में ही उनका हाथ बटाते हैं, तो आई एम हैप्पी। तो अभी आप अपनी लाइफ में अभी कुछ ऐसा सोचते हो कि जैसा आप देखती हो कि मेरे दोनों बच्चे सेट हो गए, तो अभी आपके मन में है कि मुझे कुछ करना है? हाँ, आता है बीच बीच में कि कुछ करना है, सोचती हूँ करूँगी, शायद कर लूँ। नहीं, आपका जरूर करना चाहिए अगर आपने अभी कुछ मन में सोचा है। देखिए क्या होता है जीवन में, कभी अंत तो हर किसी का होना है। एक आइडिया एज लगाते हैं कि सपोज 80 या 90, बट उस समय जाकर के मन में ये गिल्ट ना हो किसी भी रूप में कि यार शायद मुझे कुछ करना भी चाहिए था। हाँ, नहीं, मैं मनीष भी मुझे बोलते रहते हैं कि तुम कुछ कर लो। मेरा क्रिएटिविटी की तरफ ज़्यादा झुकाव है हमेशा से। आई एम वेरी क्रिएटिव। मेरे को कुछ भी क्रिएटिव करने में, कुछ भी आर्टिस्टिक करने में, पेंटिंग में, क्राफ्ट में, इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, और मेरा अच्छा पिकअप भी है चीज़ों का उस लाइन में। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि शायद कुछ कर लूँगी, बट जिस दिन मन बना लूँगी तो कर लूँगी। नहीं, अभी आपको सब पता चलेगा कि आपको कब क्या करना चाहिए, और क्रिएटिव रिलेटेड ही फील्ड आपके लिए बहुत बेटर हो सकता है। तो अभी इस पे भी डिस्कशन करेंगे। तो फिर से मनीष जी पर आते हैं। तो मनीष जी, फिर आपकी 93 तक आपने वो बताया था कि जो सारे लॉसेस हुए थे वो आपने कवर अप कर लिए, फिर उसके बाद आपकी जर्नी बहुत अच्छा समय रहा। 93 में आई शिफ्टेड टू मसूरी। वो IAS अकेडमी का हम लोगों को काम मिला था। IAS ओके, अकेडमी, जहाँ UPSC में हाँ, क्लियर होने के हाँ, पास आउट होने के बाद ट्रेनिंग होती है। हाँ, दैट वाज माय आई- बेस्ट आई पीरियड इन माय exactly। लाइफ। हम 2 साल वहाँ रहे, 2-2.5 साल। वहीं पर। हाँ, मेरी बिटिया छोटी थी, साक्षी 91 बॉर्न है, 3 साल की थी वो। आप और आपकी वाइफ दोनों रहे? हाँ, और बिटिया वहीं थी, हम तीनों वहीं रहे। अच्छा, हाँ, हमारी लाइफ का तो बेस्ट 2-2.5 साल तो मैं कहता हूँ moment। बहुत ग्रेटफुल लाइफ बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही बहुत बढ़िया बढ़िया। लाइफ थी ये कौन हमारी से वो। साल थे? 93 से लेके 95 तक रहे हम। हाँ, 93, 94, 95, हाँ। 2-3 साल तो मैं कहता हूँ वो तो कमाल जगह। बहुत बहुत बढ़िया पीरियड था वो मेरा। हमारे भी क्योंकि क्लाइंट का वहाँ पे बहुत ही अच्छा 5 स्टार होटल है। हाँ। आपने देखा होगा लाइब्रेरी के पास फॉर्चून करके एक हाँ, होटल हाँ। है। उसका नाम वो पहले ग्रेस माउंट होता ग्रेस माउंट होता था। अच्छा, उस ग्रेस माउंट के ऊपर ही जाके मैं रहता था, और वहाँ तब छोटी सी जगह थी वो, 18-20 हज़ार की तो पॉपुलेशन थी वहाँ। अच्छा, मसूरी में। हाँ, तो रात को कई बार खाना खाने का मूड करता था तो मैं और ये ग्रेस माउंट ही आते थे। नीचे उतर के ग्रेस माउंट, ये गाजियाबाद वाले जो वो हैं उनका ही तो था ये ग्रेस हाँ, तो माउंट। मुझे लगता है कि अब ये जो हमारे काफ़ी क्लोज दोस्त क्लाइंट्स हैं, विपिन अग्रवाल जी, गोपाल जर्दा ग्रुप हाँ, के पार्टनर भी हैं, अब उनके पास है। उन्होंने लिया, तो ले। शायद अब ये फॉर्चून Fortune ITC नहीं था। अब ये अब हाँ, अब अब ये ITC ITC फॉर्चून है। अब फॉर्चून, अब है, उस टाइम पे ग्रेस माउंट होता था। उस टाइम इस ग्रेस अच्छा, माउंट होता था इसका नाम। तो इनके बाद पीछे देखा जाए होटल में बड़ी अच्छी, पर मैं क्योंकि बहुत टाइम काफ़ी क्लोज, एक बार वास्तु विजिट के लिए गया था मैं उस हाँ, होटल की, तब कामाख्या मेरे ख्याल से 6 मंथ की थी, अच्छा। 6-7 मंथ की थी हमारी जो डॉटर है। तो हम उसमें हफ्ते 10 दिन रहे थे। तो वो हफ्ते 10 दिन की लाइफ हमने सोचा कि यहीं शिफ्ट हो जाते हैं। नहीं नहीं, रियली बहुत बढ़िया लाइफ रही है। वहाँ इशू ये था कि इनकमिंग नहीं है। मैं आपको बताऊं, उस टाइम पे वहाँ खर्चा ही कुछ नहीं था भाई आपका। मेरा ख्याल मैं इसको 3,000 रुपये महीना देता था सिर्फ। तब हाँ, और बिल्कुल 3,000 भी बच जाते होंगे कुछ इसको पास, खर्चे कोई नहीं है। कहाँ उस जाओगे समय वहाँ आप कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, Construction। प्रोजेक्ट चल रहा था आपका, उसकी की एकेडमी की हाँ। कुछ बिल्डिंग्स हाँ, बनाने का। हाँ। ओके, उनका डायरेक्टर्स तो इसका बेंगलोर भी हमने मतलब आपकी बनाया। की कंपनी काफी अच्छा, आपने बताया कि 75 से है। 75 से। 75 से है। ओके, नाइस। 30-40 रुपये में डिनर करते थे भाई हम ग्रेस माउंट में जाके। आज 3-4 हजार लग जाते, हाँ, 10,000 तो लग जाते। छोटी छोटी जगह पे खर्चे नहीं है, हाँ। और छोटी जगह पे
लोग आपस में इतना मिलनसार हैं, Happy क्योंकि life बहुत है। लिमिटेड लोग हैं ना। आपकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस है, आपकी लाइफ में बहुत सेटिस्फेक्शन नहीं, है। आप आज भी अगर वहां जाओगे ना, वहां के लोकल लोगों को मिलोगे, हाँ, वो कम पैसे में बहुत खुश हैं। बहुत खुश है। हाँ, दिल्ली और एनसीआर छोटी या जगह बड़े में आपको सब पहचान भी जाते हैं, कुणाल भैया जैसे सबको। जैसे हम मॉल रोड पे शाम को वॉक पे जाना ही है, जैसे Everyday जाते थे। एवरीडे जाते थे। साक्षी को हॉर्स राइडिंग करानी होती थी, मेरी डॉटर साक्षी, वो तब छोटी थी, 2-2.5 साल की थी तब, तो हॉर्स राइडिंग के लिए जाते थे। तो आप ये समझ लीजिए कि मॉल रोड कितनी बड़ी है, हार्डली। तो आप इस लाइब्रेरी एंड से अगर हम पिक्चर पैलेस की तरफ जा रहे हैं, तो सारे दुकान वाले भी आपको जानते हैं, आपको ग्रीट कर रहे हैं, आप भी राह चलते सबको जानते हैं। तो बड़ी अच्छी फीलिंग होती थी कि सब हमें जानते हैं। आदत, आप रोज ही एक जगह पे रहते हाँ, हो, आप छोटी जगह में एरिया भी पहचानने आपको लगता है। सब जानते 6 बजे हैं। आप घर पहुंच जाते थे अपने, हाँ, और कोई जाने की जगह ही नहीं थी। और आपकी Everyday फैमिली 6 लाइफ बजे। बहुत अच्छी है, आप लंच फैमिली के लिए पे आप घर टाइम आते लगा थे। रहे हो पूरा। तो फैमिली के लिए टाइम ही टाइम था। टाइम ही टाइम है फैमिली के अच्छा, लिए। तो 3 साल के बाद फिर वापस आप दिल्ली में फिर शिफ्ट वापस हुए। दिल्ली आ गए हम लोग। फिर दिल्ली में फिर उस दिल्ली दिन में तो वो- बड़ा अजीब लगा होगा। दिल्ली में फिर वही भाग दौड़। वही भाग दौड़ शुरू हो गई। तो जहाँ GK2 में आप रहते, तब भी वहीं शिफ्ट हो गए थे या तब कहीं और रहते नहीं, तब हम प्रीति रहा करते थे। थे? ओके हाँ, हम यहाँ पे 12-13 साल पहले आए हैं GK2 में। ओके। तो आप कोई ऐसा टाइम आपकी लाइफ में जो सबसे क्रिटिकल रहा हो, सबसे ज़्यादा जिसमें आपने डाउनफॉल देखा हो, पैसे का क्रंच देखा हो, आपको लगा हो कि शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो ऐसा वही टाइम भी देखा, कभी आया? वो 89 वाला टाइम वही था। वो बस वो हमारे क्रिटिकल टाइम था। वो हमारे फादर ने हमारी हिम्मत बढ़ाई, वरना हम तो दोनों ब्रदर्स जो हैं काम छोड़ के भागने को तैयार थे। अच्छा। हाँ, उन्हें रात को पता चल गया कि ये कुछ करने वाले हैं ऐसा, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते तुम, जो इतने साल का नाम बनाया वो नहीं खराब हो सकता। जो भी बेचना है, जो करना है वो करो, जो लॉस है वो बेयर करो। तो Okay. बहुत गंदा टाइम था वो, बट 89। हाँ, बट उसके बाद आपने उतना क्रिटिकल टाइम नहीं देखा, नहीं देखा, उतना क्रिटिकल टाइम नहीं देखा। और सबसे ज्यादा ग्रोथ, तरक्की, हैप्पीनेस वाला टाइम कौन सा रहा? मेरा आप कहो 2004-05 से बहुत अच्छा टाइम रहा, और 16-17 अच्छा, 93-5 के बाद आप दिल्ली आ गए। 95 में माय फादर पास्ड अवे, तो मतलब हो सकता मैं तब शिफ्ट ना भी करता मसूरी से, वहीं कुछ और काम ले लेता, बट व्हेन ही पास्ड अवे तो मैं फिर यहाँ शिफ्ट हो गया उसके बाद, ओके। क्योंकि जॉइंट बिजनेस था वैसे भी मेरा और मेरे ब्रदर का, तो फिर मैं इधर ही शिफ्ट हो गया। और पर अब 2017-18 तक तो बहुत अच्छा टाइम था, रियल स्टेट बहुत अच्छा चल रहा था। उसके बाद रियल स्टेट बैठ गया बिल्कुल ही, क्योंकि 2004 के बाद हम लोग गवर्नमेंट जॉब छोड़ के प्राइवेट में आ गए, क्योंकि 2004 बार में अच्छा, 2004 तक आप गवर्नमेंट सिर्फ प्रोजेक्ट ज़्यादा सिर्फ करते गवर्नमेंट करते थे। थे। ओके। प्राइवेट में हमने डीपीएस स्कूल्स बहुत सारे बनाए, वो करते डीपीएस थे। दिल्ली वाले? हाँ, ओके। हमने फरीदाबाद बनाया, आरकेपुरम में भी किया, ग्रेटर नोएडा भी किया, नोएडा भी किया, तो वो करा करते थे। प्राइवेट होते भी कम थे काम। ओके। 2004 के बाद ये जितने भी डेवलपर्स आ गए, नोएडा वगैरह एक्सपेंड होना शुरू हो गया, गुड़गांव एक्सपेंड होना शुरू हुआ, तो हम गवर्नमेंट के कम थे, प्राइवेट में ज़्यादा थे, तो 2004 से हम प्राइवेट उसमें हो गए। ओके। और 17-18 तक अच्छा चला, उसके बाद फिर डाउनफॉल आना शुरू हुआ। 17-18 तक बिजनेस ये बढ़ता ही गया। हाँ, बहुत अच्छा चला। तो सबसे बिजी ईयर कौन से थे जब सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट थे आपके पास? मेरा ख्याल 2006-07 से आप कह सकते हो 12-13 तक, 14 तक बल्कि, मतलब मेरे पास फुर्सत नहीं थी, मेरे पास इतना काम था। कई बार तो काम कोई तो आज भी आपके पास नहीं, बहुत- उस टाइम पे तो ये था, शायद कई बार कोई मेरे को कहता था काम के लिए आ जाओ, तो मैं 2 साल बाद बात करेंगे, ये टाइम भी था मेरे पास। अच्छा, मतलब मैं चूज करा करता था, कि कौन सा करना है, कौन हाँ सा कौन नहीं सा करना। करना है, कौन सा नहीं करना। एक सही बात है, हर बात भी आदमी ऐसे की एक है। लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन भी होती है। दूसरा मेरा ख्याल मैंने डिलीवर भी बहुत किया लोगों को, मैंने कभी काम किसी का छोड़ा नहीं, डिलीवर भी बहुत किया काम। आप 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम थे, तो MR ये कर रहा था, कॉमनवेल्थ विलेज जो है, तो उस टाइम पे मैं MR के दूसरे काम कर रहा था गुड़गांव वगैरह में। MR ग्रुप जो दुबई वाले हैं। वो MR MGF था ना उस टाइम पे। ओके। तो उस टाइम पे इन्हें यहाँ पे ट्रबल आई कि गेम्स की डेट फिक्स थी, बट काम पूरा नहीं हो पा रहा था।
ओके। तो उस टाइम क्योंकि मैं इनके काम कर रहा था, दे कॉल्ड मी, वहाँ पे हमारे हेड हुआ करते थे उनकी तरफ से, मिस्टर बाला, ही कॉल्ड मी कि भाई ऐसे ऐसे है तो आप वो कराओ। तो मतलब मैंने अपनी सारी साइटें, मुझे आज भी याद है, सारी साइटें बंद कर दी थी, इवन नोएडा की जो उनकी नहीं थी, और सारे आदमी वहाँ लगाए हमने कि भाई इंडिया का नाम ख़राब नहीं होना चाहिए एक्चुअली। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, ये जिसकी एपिसोड की बात कर रहे हैं उनका मिडनाइट में फ़ोन आया था, देर रात में। हाँ। और तब इतनी लेट फ़ोन कॉल्स ऐसे आते नहीं थे, तो आप मिडनाइट पे किसी का फ़ोन आया तो आप घबरा जाते हो ना थोड़ा सा। तो मैंने कहा किसका फ़ोन आ गया, कह रहे पता नहीं इतनी रात को किसका फ़ोन आया। फिर उन्होंने बोला मनीष सुबह उठते ही तू मेरे ऑफिस में आ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है तेरे से। फिर ये मैं 7 बजे पहुँच गया था सुबह। सर मैं सुबह ही पहुँच जाऊँगा आपके पास। ओके। और हमने वो एवरीडे 7 बजे पहुँच जाता था मैं उस साइड पे। उनकी जो उस समय जो और इन्होंने कॉमनवेल्थ का क्योंकि टाइम लिमिट था एकदम, उनका जो भी काम इनकम्प्लीट था पूरा करके दिया। दो ये कंट्री का मुझे सवाल अच्छे से है। याद है, 3 अक्टूबर को वो था इनाग्रेशन, 3 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर तक मैंने काम किया, 3 अक्टूबर को मैं फ्लाई करके लंदन चला गया 10 दिन छुट्टी बनाने। और बहुत डिफिकल्ट काम था वो। देखा वैसे जाए तो भारत को देखो उस समय बहुत मतलब उस लोगों दिन ने वो टाइम मेरे को बड़ा अच्छा लगता है बहुत कि प्राउड नहीं फीलिंग। तो बहुत अगर proud चीजें feeling ना है। It was a होती very तो proud भारत की feeling. भी ये नहीं कि सिर्फ मैं उसमें वो था, मैं अपने को नहीं कहता, बट आप उस एक एक्ट में इन्वॉल्व थे, इन्वॉल्व तो ये अपने आप तो में बहुत इसलिए बड़ी बहुत इसलिए बड़ी बहुत बात अच्छा है। वो लगता था कि यार हमने भी कुछ किया। मतलब आप इतिहास में जुड़ गए। हाँ, वो नाम नहीं होता, वो बात एक अलग है, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। नाम नहीं के लिए, हमें तो पता होता है, नाम के लिए आपको किया भी खुद नहीं को था। तो पता होता है कि satisfaction मैंने होती क्या है। किया, मैं भी ऐसे ही मानता हूँ। अपनी satisfaction एग्जैक्टली, नाम होती के लिए किया भी नहीं था। जो खुद को सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, मैं अपने बेटे को हमेशा ये सिखाया कि जो भी हम बिल्डिंग बनाते हैं, किसी के लिए भी बनाते हैं, वो आप ये समझ के करो कि आप अपनी बेटी की तरह उसको समझो। मेरा मानना हमेशा से ही है। आप एक चीज़ देखो, जो डेवलपर, जो मैंने एज अ डेवलपर प्रोजेक्ट अपने करे वो बात एक अलग है, जो एज अ कॉन्ट्रैक्टर करे, चाहे गवर्नमेंट के करे चाहे किसी के भी करे, आप इनिशियली शुरू से उस बिल्डिंग को बनाते हो आखिरी तक और उसे हैंड ओवर करते हो। हैंड ओवर कर देते हो जैसे और आप ये देखो, हैंड ओवर करने के बाद आपकी एंट्री नहीं हो पाती वहाँ। वो गार्ड भी आपको ऐसे नहीं जाने देता, वो कहता भैया एंट्री करो, कोई नहीं पहचानता आपको। वो 1000 फैमिली रह रही है, आपको कौन पहचानेगा। जैसे एक बच्चे को जमीन से खोद करके उसको ऊपर तक ले जाना। भाई आप उसको अपनी पूरा- बिटिया को क्या करते हो, बिटिया को जन्म देते हो, पालते हो, और उसके बाद उसको विदा कर देते हो। पाल पोस के बड़ा हाँ। करके अच्छी एजुकेशन दे के अच्छा सब कुछ दे तो के, ऐसे ही अच्छी बिल्डिंग बना के मैं अपनी बिल्डिंग के सामने से निकलता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा फीलिंग होती है। क्योंकि आप अच्छी बिल्डिंग बनाते हो, बिल्कुल। आपको इसलिए भी फीलिंग होती, क्योंकि मैंने कई प्रोजेक्ट आपके क्योंकि वास्तु किए हैं, वास्तु के अकॉर्डिंग देखे हैं, तो मुझे भी बड़ी खुशी मिलती है कि आप किसी प्रोजेक्ट को अपना प्रोजेक्ट समझ के काम करते हो। तो करना भी ये करना नहीं चाहिए। कि सिर्फ यार उसके बाद कौन सा मैंने रहना है, मैंने नहीं, देखना है, नहीं, लेकिन ये- आपकी ये बहुत खासियत मेरे को अच्छी हाँ, लगी। ये करके मतलब आप मैंने कभी भी आपको वो नहीं बोली करोगे। नहीं ये बात कभी, लेकिन आज बोल रहा हूँ कि आप हर प्रोजेक्ट की छोटी से छोटी कमी को भी खुद देख करके उसको रिजॉल्व कराने की कोशिश करते हो। मैं अपने स्टाफ को, बेटे को, सबको यही बोलता हूँ कि यार जिसका काम कर रहे हो ना, अच्छा करो, हमेशा रहनी है उसकी। आज एनसीआर के कौन कौन से बिल्डर जो बड़े जिनका नाम है, किन के साथ? बहुत सारे कर रहा हूँ, किस किस का नाम लेंगे। अच्छा, अनलिमिटेड है। हाँ, कई तो सारे। मुझे लगता है कि शायद कोई बिल्डर ऐसे बचा नहीं होगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत बचे हैं, बट मैं पर सबके साथ आपने, बड़े जितने भी हैं सबके हाँ, साथ जिन- आपने अच्छे से हाँ, काम अच्छे किया। से काम किया, अच्छे से घर के संबंध है उनके साथ। तो सबके साथ की एक दो कोई ऐसे हैं जिनके साथ आप ज्यादा क्लोज हो, या सबके साथ आपके नहीं, सबके साथ ही अच्छे संबंध है, किसी से मैं बिगाड़ता नहीं कभी भी, ये भी आपकी देखो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि छोटी सी वो है, कब किसको कहाँ काम पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, तो कभी किसी से मैंने बिगाड़ी नहीं। अब इस टाइम तो इनका बहुत अच्छा, इनको लगता है कि बिजनेस में सेटिस्फेक्शन इसलिए ज़्यादा अच्छी होती है इनको कि मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ ही हैं। उन दोनों को रोज ऑफिस में देखकर, अपने साथ काम करते देख के, बेटे को कंधे से कंधा मिला के काम करता है, इतनी अच्छी तरह ये बिजनेस अभी पिक कर लिया आपने इसने। तनुज एक बात बोली थी कि छोटी एज में ही बच्चे हो गए। बहुत छोटी ये एज में। किसी किसी के लिए बहुत बड़ा, मतलब ऐसे बहुत सारे माता पिता या बहुत सारे बच्चे ऐसे ये शो देख रहे होंगे, माता पिता जो चाहते हैं कि हमारे बच्चों की हमने शादी कर दी और एक बच्चा हो जाए, 2 बच्चे हो जाएं, और बच्चे नहीं अभी 5 साल बाद नहीं करेंगे या 7 साल बाद की करेंगे। ऐसे मनीष जी मैंने बहुत लोग देखे कि फादर की एज 67 है, 72 है, और उनका बच्चा 12th कर रहा है।
पहले 3 बेटियां हुई, उसके बाद बेटा हुआ, बेटा 12th कर रहा है। अब बताओ कि वो अपने अभी तो 12th के बाद वो ग्रेजुएशन करेगा, फिर मास्टर्स करेगा, फिर उसके बाद वो कब शादी करेगा, कब उसके बच्चे होंगे। अब पिता ऑलरेडी 67 या 72 73 एज या 75 एज के हो चुके हैं, तो अब उनको ये भी पता नहीं है कि पता नहीं मेरी एज कितनी है। वो तो अब यार उनके किसी को भी मन में नहीं ये पता। रहता है कि मुझे वो सुख मिलेगा भी कि नहीं नहीं, ये तो आप सही कह रहे हो, बट आज की जनरेशन उस तरह से नहीं सोचती। सोचती है। बट ये हमेशा से ही सोच मैं हमेशा से ऐसे ही सोचता था। मेरा टारगेट ये था बहुत ही कैलकुलेटिव कि थे कुणाल, मैं आपको बताऊंगी 50-55 साल में जब मुझे हम- फ्री हो जाना है। मैं बताती हूँ आपको, जब हमारी फिक्सअप हुई तो इनका फर्स्ट स्टेटमेंट, बाकी जो भी बातें कहते बच्चे मुझे जल्दी चाहिए। तो अब तब हम इतने, आज के ज़माने के बच्चे की तरह इतनी समझ नहीं होती थी, उतना हमारा एक्सपोजर भी नहीं था, तो अच्छा हाँ ठीक है, बाकी जैसे सबको देखते हैं फैमिली में ठीक है। तो कहते जब मैं इतने साल का होऊंगा तो जो मेरा बेटा होएगा या जो मेरी बेटी होएगी वो इतने साल का होएगा तो वो मेरे काम में हाथ बटाएगा, तो देखो, इसलिए मुझे इतने साल तक 2 बच्चे चाहिए। तो आज यही तो तो वो देखो, आज calculate आप करा हुआ अच्छी था। एज में बिजनेस अभी भी कर रहे हो, हाँ, लेकिन आपके अभी से आपके जो बच्चे कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़े हैं। एकदम बहुत big अच्छे में support भी है। और बुरे में भी, बहुत और आपके support है। बैकबोन बन के खड़े हैं। बहुत सपोर्ट। अभी आप कोई भी काम बोलोगे तो ठीक है पापा। हाँ, तो मैं कई बार देखता हूँ कि वो भी छोटी छोटी आपसे रिलेटेड चीज़ों का, कि पापा दवाई रख ली, ये कर लिया, वो कर लिया, बाहर जा रहे हो ये ध्यान रखना। हाँ, बहुत जैसे ध्यान आप यूएस आए थे तो मैसेज करना कि पापा दवाई तो टाइम पे ले रहे हो। मैं लास्ट अपनी बेटी के साथ दोस्तों यूएस गया था, तो इनकी एक बहुत ही क्लोज फैमिली, इनके मेरे ख्याल से आपकी साली है। सिस्टर ही, Sister। हाँ, इसकी सिस्टर है मेरी साली। इनकी सिस्टर और इनकी साली फेवरेट लगी। साली। तो ये यूएस में न्यू जर्सी में थे और इनका बर्थडे था, और उस बर्थडे की डेट मुझे पता चली, तो मैंने कहा चलो हम इस डेट को मिलते हैं। तो हम स्पेशली उस डेट को इनसे जाकर के मिले और हमने उस थोड़ा समय साथ बिताया, बहुत अच्छे से एंजॉय किया। तो देखो कभी कभी हम इतने 7 समुंदर पार ही हो गया यूएस, हाँ, बिल्कुल। तो 7 समुंदर पार मिले और हम थोड़े से और क्लोज रिलेशन हमारा हो गया, क्योंकि उसके बाद हम काफ़ी बातें हुई बेटी के साथ, हम काफ़ी इनके साथ घूमे, तो बहुत मज़ा आया, बहुत हमने एंजॉय किया। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने समय पे डिसीजन, मैं क्योंकि अपने बहुत क्लाइंट्स ऐसे आते हैं, बच्चे आते हैं, तो उनको यही बोलता हूँ कि कभी भी जब आप पहला बच्चा कंसीव कर लो, कभी डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। कभी नहीं करना चाहिए। मैंने देखा कभी नहीं है करना कि चाहिए। बहुत सारी ऐसी उसके बाद बड़ी problem लड़कियां रहती हैं, नहीं आप डिफरेंट प्रॉब्लम की बात कर रहे हो, बट मैं उस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। कि पहली संतान हर इंसान को उसके पूरे जीवन के पुण्यों का फल प्राप्त होती है। यानी कि एक मनुष्य जो पूरे जीवन में उसने जितने पुण्य किए हैं हाँ, और उसने पिछले जन्म में जितने पुण्य किए हैं, उसका फल उसको प्राप्त होना है पहली संतान के रूप में। लेकिन पहली संतान तो उसने कंसीव होने के बाद अबॉर्ड ये सोच के, ये बोल के करा दी, नहीं अभी मुझे बच्चा नहीं चाहिए। सही बोल रहे हैं। ऐसे एक क्लाइंट्स हैं हमारे जिन्होंने पहली संतान, वो लड़की जब वो हस्बैंड वाइफ दोनों आए, तो मैंने बोला कि मैंने तो ये बोला था क्योंकि उनकी कुंडली के 7th हाउस में और 8th हाउस में केतु, 7th हाउस में और मंगल 8th हाउस में बैठे थे। मैंने कहा आपको पहली संतान होएगी और मिसकैरेज होने की वजहें आएंगी, पर कोशिश करना कि उसको मिसकैरेज ना करना पड़े, बट पहली संतान कंसीव करो तो मिसकैरेज मत करना। वो तो रोने लग गई अच्छा। कि हमने तो अभी कर चुके। 6 महीने पहले किया है, ओहो, और उसके पति ने कहा कि मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। तो कई बार हम अपने पार्टनर की या अपने सर्कल के दोस्तों की, अरे अभी बच्चा क्यों करना, अभी तो एंजॉय करना है जिंदगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जिंदगी को मत जियो, मैं ये भी नहीं कहता कि बच्चे आप 6 महीने में करो या 1 साल में करो या 2 साल में करो, आपकी जब मर्जी है तब करो। लेकिन दोस्तों, जब आपकी पत्नी बच्चा कंसीव कर ले तो उसको मिसकैरेज मत होने दो, क्योंकि अगर आपको अपनी किस्मत को बिल्कुल खुला ओपन करना है ना, तो आपको पहली संतान को कायदे में तो देरी भी नहीं लगानी चाहिए और आपको उसको जन्म दिलाना चाहिए। कभी भी डिस्ट्रॉय, कभी भी अबॉर्शन नहीं होने देना चाहिए, चाहे कोई भी कितनी भी बड़ी वजह क्यों ना हो। भगवान शायद आपकी परीक्षा लेना चाहता है, और मैं बता दूं कि जन्म
कृत ऋण दोष लगता है, जो लोग बच्चा अबॉर्ट करा देते हैं, एक पारिवारिक ऋण दोष, एक अजन्मकृत ऋण दोष, यानी कि किसी भी बच्चे के जन्म से पहले उसका मर्डर कर देना, ये बहुत बड़ा ऋण। कई जन्मों तक ऐसे लोगों को बच्चों की प्राप्ति नहीं होती। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको संतान सुख नहीं मिल रहा है, जो बेचारे परेशान है, पंडितों के पास जा रहे हैं, डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, बहुत ट्रीटमेंट करा रहे हैं, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा है। बट ऐसी वजह क्या है, क्यों उनको बच्चा नहीं हो रहा है? भगवान की उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन कहीं पे कुछ हर चीज हमारे प्रारब्धों का फल है, फल प्रतिफल है, कि हमने जो कर्मास किए हैं उसको तो भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए कहता हूँ, जाने अनजाने दोस्तों हमसे बहुत गलतियां होती हैं। अच्छा करने का मौका कभी भी किसी भी रूप में मिले, बिना सोचे समझे कर डालना चाहिए। तो आज जैसे कि मनीष जी अभी अपने बिजनेस में हैं और उनकी वाइफ अभी भी देख के कोई इनकी एज जज नहीं कर सकता। मैं अगर देखूं तो मुझे लगेगा कि 45 से 50 साल मैक्सिमम, हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्लस ही होंगे, माइनस तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपके बच्चे आज आपके बिजनेस में कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, दोनों की शादियां हो गई, दोनों अच्छे से सेटल्ड हैं। तो यही बहुत बड़े गर्व, एक पिता का सीना चौड़ा हो जाता है कि आज मेरा सारा काम मेरा बच्चा देख रहा है, और उसको फिर अपने अंत समय में ख्वाहिश खत्म हो जाती है। नहीं तो 70 साल 75 साल 80 साल बच्चा सेटल नहीं हुआ, वो बेचारा तड़पता रहता है कि यार मेरे बच्चे कब सेटल होंगे, उसके बच्चे सेटल हो गए, मेरे तो बच्चे सेटल ही नहीं हो पा रहे, मेरे बच्चे का बच्चा कब होगा, कब मैं, बेटा तो मुझे पोते का तुम। तो ऐसी सिचुएशंस में कहते हैं ना, आत्माओं को मुक्ति भी नहीं मिलती। भाई एज पूरी हो गई, अब उनका भी मोक्ष पाने का समय आ गया, लेकिन मोक्ष कैसे मिलेगा? अभी आदमी का जो हृदय है वो बच्चे में फंसा हुआ है कि बच्चा सेटल्ड नहीं है। नहीं तो पुराने समय में हम फिल्में देखते थे या पुराने लोगों को मिलते थे, तो हम कहते ना, अब भैया मेरा सब काम कंप्लीट हो गया, अब सारा चीजें मेरे बच्चों ने संभाल ली, अब मुझे और क्या चाहिए। तो ये अच्छा डिसीजन। आने वाले समय में आपको दादा नाना या पड़नाना वगैरह तो खत्म ही हो जाने वाले हैं। हाँ, पड़नाना तो अभी भी कम हो गए। हाँ, कम हो गए भाई, पहले बहुत होते थे, अब कम हो गए। मुझे लगता है कुछ टाइम में ये वो भी खत्म हो जाएगा। तो मनीष जी, एक चीज अब मैं जानना चाहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी में आपका विश्वास कितना है और कैसे आप इसको मानते हो? जैसा अभी ये बता रही थी, एस्ट्रोलॉजी में हमें कोई विश्वास था नहीं। एक बार आप हमें गोवा में मिले, किसी शादी में मिले, तो तलानी जी के यहाँ पे, और ऐसे ही आपने बात शुरू करी, तो आपकी बातों में मैं हमारे दोस्त हैं दिनेश जैन जी, उनके साथ उस शादी में फंक्शन में गया हुआ था। तो वहाँ पर ये उनसे कुछ वार्तालाप कर रहे थे, बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। तो हम आपके बगल में ही बैठे हुए थे, हम जानते नहीं थे आपको तब तक, और कोई ऐसे इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ था, सिर्फ बातें सुन रहे थे, बहुत इंटरेस्टिंग लगी। तो अपने आप हम आपकी तरफ आए, आपसे हेलो हाय की, तो बातों बातों में पता चला आपका फील्ड ऑफ वर्क एस्ट्रोलॉजी है। तो फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट शो किया हमने भी, बैठे आपके साथ, तो अच्छा लगा। तो धीरे धीरे आपकी बातें कनेक्ट हो गए, आपकी बातों में जो आप रीजनिंग दे रहे थे उसमें सच्चाई लग रही थी। ऐसा दिखावा नहीं लग रहा था, ये नहीं लग रहा था जबरदस्ती कोई ज्योतिष का अपना ज्ञान दे रहे हैं आप किसी को या कुछ, ऐसा नहीं था। उसमें प्रैक्टिकल अप्रोच थी लाइफ के प्रति, और जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के प्रति आपके जो भी उनके साथ वार्तालाप हो रही थी, आप जो भी उनको उपाय तो नहीं बोलूँगी मैं, जो भी आप उनको कुछ वो प्रॉब्लम बोले या कुछ वे आउट बोल रहे थे, वो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच थी, और उनको समझाने का तरीका आपका बहुत ही डिफरेंट, सिंपल एंड इजी वे आउट था। तो वो आपकी बहुत इंटरेस्टिंग लगी हमें बात। फिर आपसे जान पहचान जब हो गई, तो अब तो घर जैसी बात हो गई है आपके साथ। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अपने जो सर्वेंट्स हैं, नौकर चाकर हैं, उनके साथ बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं। ड्राइवर हो गया, एक हमारा सर्वेंट हो गया जो हमारी टेक केयर करता है, खाना पीना जो हमें देता है, दिन रात दे रहा है, क्योंकि वो सेवा कर रहा है दिन रात। ड्राइवर भी सेवा कर रहा है। ऐसे लोगों को मैं ये नहीं कह रहा हूँ बदतमीज है तो उसको रखो, अगर बदतमीजी कोई बहुत ज़्यादा कर रहा है, गलत है, उसको निकाल दो, बट इनके साथ कभी बहस नहीं करनी चाहिए, कभी डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये शनि का रूप है। इनके साथ किया गया आपका बर्ताव, बिहेव, आपको हड्डियों की प्रॉब्लम देना आरंभ कर देगा। अब आपको पता ही नहीं है, आपने उसके साथ बदतमीजी करी, कभी उसके ऊपर कुछ भी कटाक्ष कर दिए, या बहुत ऐसे भी लोग हैं कि जो गालियां भी दे देते हैं।
आप कभी काली उड़द, सरसों का तेल, पहले जब हम छोटे थे तो हमारे घर के बाहर पड़िया आते थे सैटरडे को, उनको पड़िया बोलते थे हमारे यूपी में। आजकल दिल्ली में रेड लाइट पे मिलते हैं ना, हाँ। वो एक उसमें तो अपना वो ही वो ले सकते हैं, या डिफरेंट और तरीके होते हैं भिक्षक के लिए, भिखारियों के लिए, जिनको भूखे हैं उनको खाना। बट शनि का दान कोई ब्राह्मण, ऐसे ही राहु केतु का जो दान है, राहु का दान कोढ़ियों को लगता है, राहु का दान ब्राह्मण को नहीं लग सकता। बुध का दान किसको लगता है? जो नपुंसक होते हैं, जैसे बहुत हिजड़े आपने देखे होंगे जो जेन्युइन, आज के समय पे तो फ्रॉड भी बहुत है, मंदिर के सेवादार हो गए, या बहन बुआ बेटी को दिया गया कोई भी खाद्य पदार्थ, वो भी मरकरी का दान में बहुत अच्छी बड़ी भूमिका निभाता है। कि आप अपनी बेटी को कभी कभी बुधवार के दिन या शुक्रवार के दिन मिठाई खिला भेजें, तो ये आपके घर में बरकत देता है। कभी कभी ग्रीन वेजिटेबल्स ला करके, आपका बुध अच्छा, पैसे फाइनेंस की कमी आ रही है, पैसा आपके पास रुक नहीं रहा है या पैसा आ नहीं रहा है, पेमेंटें अटकी पड़ी हैं, तो आप बुधवार के दिन थोड़ी कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स खरीदें और किसी मंदिर के सेवादार को जाके डोनेट कर दें। तो ऐसे ही मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। एक किसी ने लाल किताब का कोई उपाय बताया कि जो मेरी बेकरी की दुकान थी वो चल नहीं रही थी, और मैंने एक आटा पीसने की चक्की जो है जल प्रवाह कर दी। मैंने कि किसने बोला? जिनका नाम लिया वो लाल किताब को महारथी बताते हैं अपने आप को। तो मैंने कहा ये तूने क्या किया? तूने तो अपनी जो कमाई चक्की ही जल प्रवाह कर दी। अब तेरे पास अब इसका रिटर्न बैक तो है ही नहीं। तो जब वो मेरे पास आया था, उसकी तीसरे दिन वो दुकान, इतना कर्जा हो गया था कि दुकान उसको बेच के पैसे चुकाने थे, तो उसने तो बर्बाद कर लिया। अब कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई पंडित या कोई लाल किताब वाला, क्या ये गारंटी उसने दी थी कि ये चक्की जल प्रवाह करने के बाद तेरा काम ठीक हो जाएगा? ऐसी तो कोई, तो मैं यही बताता हूं, ये हम अपने दर्शकों को भी समझाना चाहता हूं कि जाने अनजाने कभी कभी हम लोगों की बातें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, आज इतनी रील, हर कोई नए नए तरीके के उपाय, मैं एस्ट्रोलॉजर हूं या वो खुद भी एस्ट्रोलॉजर हैं, उनको जाके पूछो क्या वो उपाय करते हैं? ये जितने उपायों में आपको फंसा के रखते हैं। तो मैं ये भ्रम को जब देखो, मैं ये नहीं कहता हूं कि पूरी दुनिया के लिए ईश्वर ने मुझे बनाया, बट मुझे ईश्वर ने कुछ लोगों के लिए डिसाइड किया है, वही मेरी जर्नी है। पर उस जर्नी को मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूं कि अगर मैंने, आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते थे, बट आज थोड़ा थोड़ा आप करने लगे, क्योंकि तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी? क्योंकि आपने जो कुछ हमें समझाया, कुछ बातें बताई, उससे हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आई, हमारी सोच में पॉजिटिविटी आई, और हमारा जो एक नज़रिया बदला आगे फ्यूचर को देखने का। जैसे एक बोलते हैं ना कि एकदम ऐसे हो जाते हैं आंसरलेस, जिसको बोलते हैं नेगेटिविटी आ जाती है, जैसे कुछ टाइम के लिए वो चली गई, क्योंकि फिर आपसे बात करके ये सोच लगी कि नहीं, फ्यूचर में बहुत कुछ है, अभी आप पॉजिटिव रहो, अपनी सोच पॉजिटिव रखो तो बढ़ोगे आगे। सबसे बड़ा पार्ट ये भी है कि जब कोई व्यक्ति हमारे पास आता है तो वो ये समझना चाहता है कि मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, तो अब अगर मैं किसी को ये बोल दूं कि तेरी तो पूरी जिंदगी खराब है, तो उसके पास सुसाइड करने के अलावा कुछ बचेगा ही नहीं, आगे देखने को कुछ नहीं होगा ना फ्यूचर में। लुक फॉरवर्ड करने को एस्ट्रोलॉजर यही तो करते हैं, पंडित यही तो करते हैं। हाँ। इतना डरा देते हैं कि सामने वाला, कि पंडित जिसका उपाय, वो उपाय इतने महंगे कि वो करने में असमर्थ है। अगर गरीब इंसान तो असमर्थ ही होगा ना, उसको चीजें बेच करके। मैंने आज तक किसी को, मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर कोई गरीब जरूरतमंद इंसान मेरे पास आया है, मनीष जी, मैंने अपने जीवन में कभी, चाहे मेरा स्टाफ अपॉइंटमेंट फिक्स बिना कंसल्टेंसी बताए ना करता हो, लेकिन एक बार अगर कोई भी मेरी टेबल के सामने आके बैठ जाए और उसकी आंखों में आंसू आ जाए, वो बोले मैंने गिरवी रखा है, तब आपकी फीस इकट्ठी करिए, मैं वो पैसे मेरे अंदर वो दिल ही नहीं बना कि मैं वो पैसे अपने घर में रख लूँ। मैं अपने उस पेपर पे, जो कंसल्टेंसी पेपर होता है, उस पर लास्ट में FO से लिख देता हूँ। तो मेरे बाद जो मेरा मैनेजर है या जो मेरे बाद जो देखता है, वो अगर नीचे उसने पढ़ा है FO से लिखा है तो उसको फीस वापस मिल जाती है। और वो दोबारा अगर मेरे से पूछता भी है तो मैं बोलता हूँ कि आप जब तरक्की करोगे ना, तब ये फीस मुझे वापस आके देना। और ऐसे बहुत लोग हैं
जिन्होंने बहुत ग्रोथ करी और मुझे फीस डबल ला करके, पर मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी नहीं, मुझे ये समझ आना चाहिए कि वाकई वो जरूरतमंद है। बहुत, जैसे हमने आज से करीबन 10-15 साल पुरानी बात है, तो हमारा पहले करीबन 15-20 चैनल पे मेरे शोज चलते थे एक ही दिन में, और इतनी इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, तब भी मेरा मन ऐसा ही था। तो मैंने रखा सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन, जो जरूरतमंद, तब हम 3100 फीस चार्ज करते थे, तो तब हमने जो जरूरतमंद लोगों के लिए फ्री कर दिया। पर सैटरडे को मैंने कहा अब हर कोई दिन उसके लिए तो नहीं रख सकते ना, कि भाई अमीर लोगों के लिए तो पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक जरूरतमंद इंसान है, आज उसके पास पैसे नहीं है, तो उनके लिए हमने शनिवार रख दिया। और वो फ्री कंसल्टेंसी मिलता था लोगों को बड़ा मजा आता था। लोग बात करते थे और उनकी बातें सुन के कुणाल जी आते ही वो इतने मतलब वो हो जाते थे कि जैसे कि मेरे से मिलते उनकी किस्मत बदल जाएगी। वो पॉजिटिव होने के लिए आते थे, और सच बताऊं मैं भी उनको पॉजिटिव ही करके भेजता था। मैंने अपने जीवन में आज तक किसी को यही नहीं डराया कि तुम पे राहु की दशा चल रही है, तुम बर्बाद हो जाओगे। एक गिलास में अगर 2 चम्मच पानी भी है ना, तो मुझे वो भरा हुआ पानी ही दिखता है, मुझे खाली गिलास दिख ही नहीं रहा है। अब उस थोड़े से पानी को कैसे उसको अपग्रेड करना है, ये रास्ता उसको मैं देने का। और देखा जाए एस्ट्रोलॉजी भी यही है। लेकिन बीच में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, कुछ लोग ऐसे कि जिनके 5-5, 6-6 गैस स्टेशन, पेट्रोल पंप है, अब वो आके बैठे, देखा भीड़ है यहाँ पे, तो कुणाल जी कहां पर हैं, कि कुणाल जी तो अंदर। ओके, मेरा टाइम था 3 बजे का, मेरे पास टाइम, मैं ज्यादा बैठ नहीं सकता हूं, आप मेरी अपॉइंटमेंट, क्योंकि मैंने टाइम लिया था। तो हम तो ऐसे, हमने किसी को कभी टाइम नहीं देते थे, हमारा स्टाफ, कि आप, तो उन्होंने बोला कि अभी 12 से 3 भीड़ रहेगी, तो आप 3 बजे के बाद आ जाओ, तो थोड़ा सा कम, तो 3 बजे कि मेरे को मिलना सीधा मेरे केबिन में। ऐसे 2-4 बार मैंने देखा, तो मैंने उसको बंद कर दिया कि ये जरूरतमंद लोगों के लिए है, ये हमने डे रखा था। आपके जब वो बैठे, मैंने कहा आपने अपॉइंटमेंट ली कि आप तो, नहीं तो सैटरडे को फ्री रखा हुआ है। मैंने कहा आप गरीब हैं, जरूरतमंद हैं, आपके पास खाने के लिए नहीं, मेरे 6 पेट्रोल पंप है। तो मैंने कहा, क्योंकि आदमी कपड़ों से तो लग रहा है ना कि ये गरीब नहीं है, ये जरूरतमंद नहीं है। हाँ। और एटीट्यूड ऐसा जैसे कि वो बिल गेट्स का सारा पैसा लेकर के यही उत्पन्न हो गया हो। ऐसा बिल गेट्स जी में भी इतना ईगो नहीं होएगा। कभी कभी थोड़ा पैसा मिल जाए तो कभी कभी बहुत लोग अपना इगोइस्टिक नहीं होना चाहिए, इगोइस्टिक हो जाते हैं। तो मैंने कहा ये जरूरतमंद लोगों के लिए रखा था। अगर आप भिखारी हो, आप जरूरतमंद हो, आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, तो आप यहाँ पे बैठो। तो मैंने ऐसे लोगों, क्योंकि ऐसे लोग क्या है, बदतमीज भी बहुत हैं, इनको बैठे रहने दो, इनको बाद में मिलेंगे, उनके साथ बैठने में उनको आपत्ति आती थी। जब रिसेप्शन बना हुआ है, बैठने की जगह, तो बैठना तो वहीं पड़ेगा ना, नहीं तो वीवीआईपी, आज हम अपना वीजा लगवाने जाते हैं, उन्होंने कितने सारे वो निकाले हुए हैं। अभी यूरोप का, यूके का वीजा लगवाने जाओ, तो वो शुरू में जब फॉर्म भरते हैं कि आपको कौन सी अपॉइंटमेंट लेनी है, वीवीआईपी, वीआईपी या नॉर्मल। अच्छा। तो मैंने कहा वीवीआईपी में क्या है कि सर आप बैठे रहेंगे, आपको कॉफी भी मिलेगी, आपको ब्रेकफास्ट पूछा जाएगा, और 2 लोग आप ही के पास आएंगे, आपका फॉर्म भरेंगे, आपके डॉक्यूमेंट जमा करेंगे और आपको रिसिप्ट दे देंगे। अभी रिसेंटली हुआ क्या ये? हाँ, मैं भी यूके का वीजा लगवाने गया था। अच्छा। तो ये ऐसा हुआ। तो अब हम भी ऐसे ही है कि अगर आप अमीर हो तो आपको तो वीवीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए ना, आपको कॉफी भी चाहिए, आपको ये भी चाहिए, आपको वो भी चाहिए। तो उसका हर इंसान समझ चुका है, चाहे वो बड़े कंपनी है, चाहे छोटी कंपनी है, चाहे वो बड़े लोग हैं, चाहे छोटे लोग हैं। आज कोई बहुत, सबके अपने अपने नॉर्म्स हैं। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी जो है विश्वास करने का विषय है और जरूरतमंदों के काम आने का भी सब्जेक्ट है। बट जेन्युइनली अगर आप इसको सही से समझते हैं तो ये वर्क करता है। बहुत लोग आज इसको भ्रमित तरीके से, इसको गलत तरीके से इसको फैला रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी पर लोगों ने उंगली उठाई। जैसे आपने बोला कि मेरा एस्ट्रोलॉजी में बिलीव क्यों नहीं है, बट अगर मैं क्वेश्चन करूं कि क्यों नहीं है, तो शायद आपका जवाब यही होगा कि कुणाल जी लोग डरा इतना देते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, एकदम। और प्लस कंफ्यूज भी कर देते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए आपका बिलीफ किसी चीज में है वो उल्टा हो जाता है कभी।
तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। अब देखो, जैसे कि आप लोगों ने अपनी जर्नी सुनाई है दोनों की, मैंने कुंडली देखी हुई है, ओपन की हुई है। सबसे पहले तो हम आप ही की बात करते हैं। तुला लगन कुंडली आपकी, तुला लगन कुंडली बहुत ही लेविश लोग होते हैं, सुंदर लाइफ जीने वाले, अपनी पत्नी से बहुत अटैच्ड, अपनी पत्नी को सारे सुख देने वाले। यानी कि उनको शौक होता है कि आप एक बार, अगर आपको ब्रांड्स का शौक है, आपके पास हो ना हो, लेकिन आपकी पत्नी के पास वो चीजें होनी चाहिए। एकदम सही। तो ऐसे वो सोच वाले होते हैं तुला लगन। लगन के जो मालिक हैं शुक्र, 8वें घर में बैठे हैं। 8वां घर जो है आयु का है, संकट का है, दुर्घटना का है, मृत्यु, गमन, व्यापार, चोरी धन का होना, चोरी धन की प्राप्ति होना। अब 8वें घर में शुक्र लग्नेश होकर के 8वें घर में, इसको बहुत लोग कहते हैं ये आयु में कमी करते हैं, बट मैं आज अपने सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपका लग्नेश आयु के घर में जाके बैठ जाए तो आपकी आयु बहुत लंबी होती है। हो सकता है कि बीमारियां थोड़ी बहुत आ जाएं, वो परेशान करें, बट आयु बहुत लंबी होती है। ऐसे लोगों को सिर्फ बीपी और शुगर का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका लग्नेश 8वें घर में बैठ गया, शुक्र का होना, शुक्र निजी बीमारी जैसे यूरिन से रिलेटेड इन्फेक्शन दे देता है, या अगर मैं बात करूं कि जैसे आपने तो अपने आप में सच में बहुत अच्छा डिसीजन लिया, आपने बच्चे बहुत जल्दी कर लिए। अगर आप डिले करते तो बच्चों के लिए आपको भी पंडितों के, डॉक्टर के बहुत चक्कर लगाने पड़ सकते थे। शुगर का थोड़ा ध्यान रखना है और बीपी का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। वहां पर बुध भी साथ में बैठे हैं। बुध कलात्मक हो गए, आपके 12वें घर के मालिक होकर के 8वें घर में। 3 तरह के विपरीत राजयोग होते हैं। 2 विपरीत राजयोग आपकी कुंडली में बने हुए हैं। एक चीज मैं आज आपको बता देता हूं कि आप अपने लिए इतने लकी नहीं है जितने आप दूसरों के लिए लकी हैं। जिसके लिए भी आप काम करोगे, आप अपना इतिहास उठा के देख लेना। 83 से आप बिजनेस में आए ना, कब से आए? 83 से आया। 83 से 2023 4 चल रहा है, 23 तक आप पूरी लिस्ट बनाओ और आप ये देखो जिन जिन के साथ आपने काम किया, जिन जिन्होंने आपके साथ पैसे के लिए कोई बेईमानी नहीं करी, कोई करप्शन नहीं करी, कोई आपने वो भाई के तरीके से आज भी अगर जुड़े होंगे तो वो मल्टीपल रिच बन चुके होंगे। चाहे आप पूरी कैलकुलेशन करके देखें। सही कह रहे हो। आपकी कुंडली में बुध शुक्र का जो कलात्मक योग बना है और 2 विपरीत राजयोग बने हैं, ये आपसे भी ज्यादा आपके पार्टनर को, आप जिनके साथ काम करते हैं उनको तरक्की देते हैं। फिर एक बहुत प्यारी चीज आपकी कुंडली में बनी है, चंद्र और मंगल का कॉम्बिनेशन 11वें घर में। इसको बोलते हैं महालक्ष्मी योग। सबसे प्यारा योग होता है और इस योग में जन्मे व्यक्ति को, जितने भी दर्शक ये शो देख रहे हैं, फिर से कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्र और मंगल एक साथ बैठ जाए, इसको महालक्ष्मी योग कहते हैं। ऐसा जातक सिर्फ अपनी माता और अपनी पत्नी और अपनी बेटी से या अपनी बहन से, ये 4 रिश्तों से सिर्फ रिश्ता मेंटेन करके रखे, वो जीवन में इतनी तरक्की कर जाएगा, इतनी ज्यादा तरक्की कर जाएगा कि उसके खानदान में भी किसी ने इतनी तरक्की नहीं करी होगी। ये दोनों बहुत प्यारे योग हैं आपकी कुंडली में मनीष जी। बुध शुक्र का कलात्मक योग, चंद्र मंगल महालक्ष्मी योग। लेकिन ये पहले दूसरों को बहुत तरक्की देता है, उसके बाद ऐसा नहीं कि आपने तरक्की नहीं करी होगी, आपने भी करी होगी, लेकिन शायद से 10%, 20%। अगर मैं बोलूं कि आज अकॉर्डिंग टू कुंडली आपकी वर्थ कम से कम 10-20 हजार करोड़ रुपए होनी चाहिए थी, बट शायद अभी वो लेवल ना हो सकता है रस्ते ट्रैक आउट हो, आप कि ट्रैक मिल गया हो, ट्रैक पे चल रहे हो, लेकिन अभी आपके ऊपर जो दशा आरंभ हुई है 2022 के मार्च से 2000+19 ईयर्स, मैं बात करूं 19 साल 22 से लेकर के 41 तक आपके ऊपर शनि की दशा है। और जब मैं 41 में आपको मिलूंगा, आप ये बोलोगे कुणाल भैया ये 100 CR का चेक आपके लिए था। इतने बड़े लेवल पे ये आपको लेकर के जाएगा। लेकिन आपको अपने जीवन में कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि एक आपके कुंडली में ग्रहण लगा हुआ है, आप पॉजिटिव होने से पहले नेगेटिव हो जाते हैं। यानी कि जरा सी भी कुछ इश्यूज आएगा तो आपके अंदर एक घबराहट जन्म ले लेती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। हार्ट बीट क्यों बढ़ती है, घबराहट क्यों जन्म लेती है? क्योंकि जो आत्मबल का मालिक है सूर्य है। हमारी आत्मा, हमारा हार्ट, हमारा मस्तिष्क, ब्रेन, ये सूर्य से देखा जाता है, इसका विचार सूर्य से किया जाता है जन्म कुंडली में।
कुंडली के भाव की बात करें तो प्रथम भाव से, और ग्रहों की बात करें तो सूर्य से। सूर्य राहु के साथ 9th हाउस में बैठे। अब ये भाग्य का घर है, लेकिन इस घर में ग्रहण लगा हुआ है। जैसे ही कुछ चीजें मिलने वाली होती हैं, कोई ना कोई ग्रहण लग जाता है या चीजें डिले होती हैं। उसके लिए तो मैं जरूर आपको बोलूंगा कि तांबे के गिलास में पानी पीना आरंभ कर दें। तांबे के गिलास में इनको पानी पिलाना आरंभ कर दे, और एवरीडे, कभी याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, चींटियों को आटा डालना शुरू कर दें। जैसे जैसे इसको आप कंटिन्यू करते जाएंगे, आपके घर में बरकत, इंप्रूवमेंट होती जाएगी। आने वाला समय 100 CR मुझे क्यों दोगे? तभी तो दोगे ना जब वहां तक पहुंचोगे। और वहां तक पहुंचने के लिए कमियों को दूर करना है और अच्छाइयों को अपग्रेड करना है। 3 ही तरह के विपरीत राजयोग होते हैं। बृहस्पति का सुग्रही 6ठे घर में होना, शुक्र का सुग्रही 8वें घर में होना, बहुत ही प्यारे। ओ माय गॉड, आपकी कुंडली में तीनों विपरीत राजयोग बने। मैंने अभी बताया सिर्फ 3 ही विपरीत राजयोग होते हैं दोस्तों। विपरीत सरल योग, विपरीत विमल योग और विपरीत हर्ष योग। किसी भी दुनिया की ऐसी कोई योग डिक्शनरी नहीं होगी जिसमें इन 3 से ज्यादा कोई विपरीत राजयोग निकाल के दे दे। ये 3 ही राजयोग होते हैं विपरीत, कि विपरीत परिस्थितियों में भी सब कुछ इनका पार्टनर, इनका कोई भी, इनका सब कुछ ले ले, फिर भी इनके अंदर इतनी क्वालिटीज हैं कि फिर से अपने आप को उस लेवल पे ले जाने की हिम्मत रखते हैं। उसका सबसे बड़ी वजह इनका नेचर, इनका बिहेवियर, इनको फिर से उसी लेवल पे ले जाने की क्षमता रखता है। बट वो नेचर, बिहेवियर वो क्यों है? क्योंकि आपका देखो, 6ठे घर का मालिक और 8वें घर का मालिक और 12वें घर का मालिक अगर इन्हीं तीनों घर में प्लेसमेंट ले ले तो दोस्तों इसको विपरीत राजयोग कहते हैं। और मनीष जी के 6ठे घर के मालिक हैं बृहस्पति, मीन राशि उदित हो रही है, वो सुग्रही बैठे हैं। 8वें घर में वृषभ राशि, उसके मालिक शुक्र सुग्रही बैठे हैं। 12वें घर के मालिक बुध 8वें घर में शुक्र के साथ बैठे हैं। तो 3 ही विपरीत राजयोग, आपके इन तीनों भाव के मालिक इन्हीं तीनों भाव में बैठ गए, तो 3 विपरीत राजयोग बनते हैं तीनों आपकी कुंडली में। तो 101% आपकी कुंडली में उन बुलंदियों तक पहुंचने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन आपको एक संकल्प करना होगा। संकल्प ये कि जितनी मर्जी टेंशन हो, जितनी मर्जी प्रॉब्लम हो, एक तो आप नेगेटिव सोच अपग्रेड नहीं होने दोगे, और एक आपको गुस्सा, आप अपने आप को क्योंकि आपका लग्जरी लाइफ एंजॉय करने वाला नेचर होना चाहिए। क्योंकि लगन लॉर्ड तो वही है, आपके लगन के मालिक है शुक्र, 8वें घर में बैठे हैं। जितना आप अपने पिता तुल्य ग्रह के नेचर को अपनाओगे, उतना आप अपग्रेड होते जाओगे। अब तो मैंने कुंडली को बहुत समझ लिया। हर महीने अब मुझे लगता है मैं आपको मिलता रहूंगा। हर महीने की 1 तारीख को आपके पास आया करूंगा और फीस चार्ज करूंगा जब 41 में आपको आप देते यही क्वालिटी, मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, आपके यही वर्ड्स सबसे पहले हमारे जहन में जो हमेशा रजिस्टर करते हैं, और जो मनीष को आप में अच्छी क्वालिटी कहते। पहले मुझे व्यक्ति ऐसे मिले जिन्होंने कहा मुझे कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ आपको इतना मिलेगा, उसके बाद आप अपने आप मेरे पास इतना ये आएंगे। यही क्वालिटी आपकी मनीष को अट्रैक्ट करी आप में, और हम आपसे कनेक्ट होते चले गए। ये भी मैं एक बात बताता हूँ कि एक किसी की मैं कंसल्टेंसी करने गया, तो पहली इंडिया से बाहर पहली ट्रिप मैंने की होगी। तो उसने मुझे इंडोनेशिया बुलाया था। तो उसने अपनी घर का वास्तु दिखा लिया और अपनी कुंडलियाँ दिखा ली, बच्चों का सब कुछ पूछ लिया। और उसका 2 कमरे का बेडरूम था। तो मैंने उसने मुझसे पूछा, जब होटल में ड्रॉप कराने का टाइम आया, उसी ने मुझे इनवाइट भी किया था। तो और मेरा जो रूम था जकार्ता में सन लेक होटल है, उसमें स्वीट था। मतलब, और मैं अपने जीवन में पहली बार किसी स्वीट में रुका था। 5 स्टार में भी शायद हो सकता है मैं ना रुका हूँ, लेकिन आप 5 स्टार में भी ना रुके हो, 2-3 स्टार वाले होटल देखे हो। और चलो, क्योंकि 6, 7, 8 में हमारा टीवी शोज इतने आते थे, हम 4 स्टार तक तो पहुंच गए थे, बट स्वीट में नहीं रुके थे। तो अब मैं रुका, तो जो भी वेटर आए, मैं उसको बोलूं मेरी जरा फोटो निकाल अच्छे से, कुछ फोटो खिंचवाता था। तो जब मैं जिसने मुझे इनवाइट किया था उसके घर गया, उसका 2 बेडरूम बहुत ही कंजस्टेड सा घर, कुंडली उंडली देखी। अब उसने पूछा हाउ मच योर फीस।
तो मैं उसके घर को देख करके सोच रहा हूँ इस बेचारे ने कैसे मेरे पैसे फ्लाइट के, और इसने सोचा होगा पता नहीं कितना बड़ा पंडित है, एस्ट्रोलॉजर है, और इसके लिए बढ़िया होटल होना चाहिए, बढ़िया। वो तो आप हैं। और ये तो उसने ये बोला कि ये मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि बेचारे ने कैसे पैसे भरे होंगे, और बेचारा इतने कंजस्टेड घर में ये रहता है, ये कैसे, मतलब मुझे उस पर अब उल्टा दया आने लग गई जबकि बातों से नहीं लगा। तो कुंडली भी स्ट्रांग थी, तो उसने बोला कि हाउ मच योर फीस, दोबारा से। तो मैं थोड़ी देर सोचता रहा कि इसको क्या फीस बोलूं, पर मैंने कहा नहीं यार, मेरा दिल ही नहीं माना कि मैं उसको फीस बोलूं। मैंने कहा आपके जो मन में आए आप वो दे दो। 2-3 बार उसने और बोला, मैंने कहा नहीं, जो आपके मन में है वो दे दो। मैंने कोई डिसाइड ही करके नहीं, मैंने सोचा एक आपने मुझे इतने प्यार से इनवाइट किया, पहली बार मैं इंडिया से बाहर आया हूँ, मेरे लिए यही विजिट हो गई, मेरे लिए विदेश ट्रिप ही आपकी फीस हो गई, आपने मुझे समझ लो फीस हो गई। उसने एक पैकेट दिया, उस पैकेट को मैंने होटल में जाके खोला। मैंने कहा चलो इसने 10,000 रुपये मेरे को इंडियन दिए होंगे। मेरे माइंड में पूरे रिश्ते ये था कि इस बेचारे ने, चलो ठीक है। मैं होटल में आया, मैंने जब वो लिफाफा खोला उसके अंदर $21,000 थे। ओह, बिग अमाउंट। अच्छा, ये Very बात big है amount. 2009 की। मैंने कहा अब तो पूरी रात मुझे नींद ही नहीं आई। फीस उस समय कितनी, हम कुंडली देखने के 500 रुपये चार्ज करते थे, घर देखने के 5100 रुपये चार्ज करते थे, तो पूरी रात नींद ही नहीं आई किसने। तब मेरे पास सेंट्रो और वो गेट्स होती थी, मैंने कब होंडा सिटी खरीदूंगा जाके। तो मैं ये कि लोगों को अगर मुझे कुंडली समझ आ जाए, ऐसे बहुत लोग हैं कि मुझे कुंडली समझ आ जाए, फिर मैं बोलता हूँ कि जब आप राइज करोगे, तरक्की करोगे, तब आपसे चार्ज करूंगा। और ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने मुझे 10-10 गुना पैसे दिए हैं, मेरी सोच से कहीं ज्यादा दिए हैं, बिल्कुल बट वो बिल्कुल। क्यों मिले, मुझे विश्वास था कि एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, और उसने मेरी बातों को फॉलो किया। तो आप में फेथ आ गया। हाँ, उसने भी अपना टाइम लगाया ना, उसने भी कहा कि अगर कुणाल इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं तो प्लस जैसे जैसे आपने बोला वैसे होते जाता है, तो आपकी तरफ फेथ भी तो बढ़ता जाता है कि जो आपने बोला वो ठीक है, तो आप फिर उसी हिसाब से रेसिप्रोकेट भी करेगा ना तो सामने वाला। ऐसे ही सक्सेस दोनों को मिलती है, आपको, लोगों को भी और हमें भी, कि जितना हमारी बातों से लोग तरक्की करेंगे, अपने आप लोगों की अच्छी क्लाइंटेज, अच्छे सर्कल हमारा भी बढ़ता जाएगा। आपकी कुंडली में एक बहुत प्यारा राजयोग भी है, पंच महापुरुष योग। सबसे पहले भद्र, फिर हंस, फिर मालव्य, फिर शश। शश महापुरुष योग आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में बना हुआ है। ये कई बार सुख में थोड़ी कमी करता है, इनकम में थोड़ी कमी करता है, लेकिन वो परीक्षा लेता है तब। अभी आपके ऊपर 2022 से दशा शनि की आरंभ हुई है, 19 साल चलेगी, और राजयोग की दशा है। तो 19 साल तो आपकी तरक्की, आपको राजा बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो ये आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, आपके पास काम, पैसा, बरकत बहुत बढ़ने वाली है। अब मैं आपकी पत्नी की कुंडली देख रहा हूँ, कन्या लगन, मेरा खुद का भी कन्या लगन है, आप मेरठ से हैं, मैं मेरठ से हूँ, दोनों का बहुत ही, ये तो कमाल ही हो गया। आपकी कुंडली में क्या है, इनको जितना विदेश घुमाएंगे, जितना इनको शॉपिंग कराएंगे, आप अपग्रेड होते जाएंगे। कभी महीने में मन करे ना, कभी महीने में मन करे, इनके पांव जमीन पे पड़ने से पहले इनको अपने हाथों से एक कप चाय बना के पिलाओ। अच्छा। आप देखो आपकी जो तरक्की है ना, ये इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं हो सकता। क्या मैंने बात अभी है। कोई उपाय ऐसा नहीं बताया कि जिसमें आजकल पैसे मैं खर्च। रोज मैं ही चाय पिलाता हूँ उसको। आज तो बस कमाल ही देखो हो तभी गया। आप देखो ना, आपने कितनी तरक्की की है, उस तरक्की का समझ लो 80% क्रेडिट आपको इनको दे देना चाहिए। आपकी कुंडली में चंद्रमा धन के घर में बैठे हैं, आपका मूड स्विंग बहुत जल्दी खुश और बहुत जल्दी उदास। तो इनको उदास करना यानी कि अपने पैसे का सत्यानाश पीटने जैसा है। अगर आपको पैसे रुकवाने तो इनका मूड खराब। एवरीडे इनके हाथ से कुछ भी मीठा खा के निकलो, क्योंकि मेरा भी कन्या लगन है, मेरी वाइफ का भी कन्या लगन है, मैं भी एवरीडे ऐसे ही करता हूँ। आप इनके हाथ से कुछ भी सफेद मीठा खा के निकलो, चाहे मिश्री के दाने, चाहे दही है, चाहे चीनी के दाने, चाहे मिठाई है। दही में चीनी मिला के वो सबसे अच्छा, सबसे बरकत, सबसे अपग्रेड करने वाला हो। और ये कोई ऐसा उपाय नहीं कि आपके पैसे खर्च हो रहे हैं। तो आप इस उपाय को कंटिन्यू अपने जीवन में लागू, इसको नेचर बना लें, आदत बना लें। हर महीने के बाद आप मुझे बोलोगे कि कुणाल भैया सच में ये चीजें
वर्क कर रही हैं। जितना आप इन पे गुस्साओगे इनकी हेल्थ खराब होगी, कोई भी इनसे लड़ेगा, इनकी एक्चुअली इनकी जो बॉडी, इनका केतु लगन में बैठा है, ये किसी की नेगेटिविटी को बहुत ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो इनकी बॉडी पर उसका हार्म नुकसान पहुंचता है, क्योंकि केतु लगन में बैठा है, वो इनको इनके स्वास्थ्य को खराब करता है। फिर इनका शनि राहु थोड़ा सा आपके 7th हाउस में बैठा है, लेकिन चीजें आपको समय से पहले आपने प्लान की, इसलिए सब बहुत अच्छा है। आपकी कुंडली में भी मैं देख रहा हूं एक विपरीत राजयोग बना है। बृहस्पति पति भाव के मालिक होकर के, सुख भाव के मालिक होकर के 12वें घर में बैठे। 12वां घर लॉस का भी है। लोग कहते हैं तुम्हारा तो पति सुख लॉस चला जाएगा, तुम्हारे तो सारे सुख लॉस। एस्ट्रोलॉजी ऐसी है, वो गलत नहीं सोच रहे हैं, बट क्योंकि वो नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग हैं कि तुम्हारे पति घर का मालिक लॉस घर में बैठा है, तुम्हारी इनकम का मालिक लॉस घर में बैठा। अब मैं पॉजिटिव क्या देख रहा हूं, वो विदेश का भी घर है कि आप अपने पति के साथ विदेश जाएंगे। जितना विदेश ट्रेवल करेंगे आप चीजें अपग्रेड करती जाएंगी। चतुर्थ भाव सुख संपत्ति इनकम आए। एक प्रॉपर्टी आपको जब भी पैसे इकट्ठे हो, एक विदेश में आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपके सारे लॉसेस खत्म हो जाएंगे। आपकी पेमेंट फंसती है, हो सकता है 20, 30, 40, 50 करोड़, जब आप बता रहे हो इतने बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपके, हो सकता है 50-100 करोड़ रुपए उधार में पड़े हो, या ऐसे आज के समय पे मरने वाली कगार पे हो। सिर्फ मनीष जी जब पैसे इकट्ठे हो ना, चाहे 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ जो आपके मन में आए, विदेश में सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट करनी है आपने, उसके बाद आपके पेमेंटें फंसनी रुकनी, क्योंकि इनकम का मालिक विदेश घर में, एक इनकम विदेश से जनरेट कर लो तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स। तो मैंने इस भाव की पॉजिटिविटी देखी और आपको बताया, बट ये हर किसी एस्ट्रोलॉजर को देखनी चाहिए कि सिर्फ कमियां नहीं हैं, अच्छाइयां भी हैं। लोगों की अच्छाइयां देखो, कुंडली की अच्छाई देखो और उसको बयान करो। हर व्यक्ति बहुत तरक्की कर सकता है अगर आप उसको बूस्ट अप करते हैं। लेकिन जब आप लोगों को डरा देंगे, उनका मनोबल तोड़ देंगे, ज्योतिष क्यों कराता है आदमी? ताकि उसका मनोबल बढ़ जाए। उनको तो पता, खराब समय तो उनका है ही ना। लेकिन अगर मनीष जी आप बोलो कुणाल भैया मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, अब मैंने कुंडली देखी, मैंने बोला भैया अभी 3 महीने तो समय, वाकई पिछले 3 साल से तो आपका बहुत खराब समय चल रहा है और अगले 3 महीने बहुत रहने वाला है। अब आपका अगला सवाल होगा 3 महीने के बाद कुणाल जी, कि 3 महीने के बाद भैया आपका लाइफ इतनी सक्सेस, इतनी अद्भुत होने वाली है कि आपको ये 3 साल 3 महीने याद भी नहीं रहेंगे। आप बूस्टअप हो गए, आपने उन अगली सक्सेस के टाइम की खुशी में इन 3 महीने को भी निकाल दिया। ऐसे ही होता है, बिल्कुल। तो यही मैं सबको समझाना चाहता हूँ। ये शो को शुरू करने के पीछे रीजन भी मेरा यही था, ऐसे ही होता है कि लोगों को मैं ज्ञान दूं, लोगों को सही मार्गदर्शन दूं, और आप लोगों के माध्यम से लोगों की जर्नी को सुन करके लोग अपने आप में बूस्टअप हो, अपग्रेड हो और अपना मार्गदर्शक स्वयं बन सके। उनको किसी, मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे शोज ऐसे होंगे कि आप लोगों को शायद पंडितों के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। मैं तभी मेरे नाम के आगे मैं पंडित, एस्ट्रोलॉजर मैं नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ लाइफ डिजाइनर। हम लोग लाइफ डिजाइनर हैं, एकदम लाइफ को डिजाइन करने का काम करते हैं, लाइफ को अपग्रेड करने का काम करते हैं। तो हमने किसी को क्यों डराना? और हम डरा के कितना पैसा कमाएंगे? जब किसी के लिए अच्छा करेंगे ना तनु जी, तो लोग जिंदगी भर आपको देते रहेंगे, बिल्कुल, और जिंदगी भर आपसे जुड़े रहेंगे। और जब सक्सेस करेंगे तो वो लोग अपने आप 10 लोगों को और आपके पास भेजेंगे। तो यही मेरे साथ हो रहा है। मैं जिस कंट्री में भी जाता हूँ, उस कंट्री में 5 लोगों को मिलने गया, आज 500 लोग मुझे जानते हैं। क्यों? कि लोगों ने सक्सेस भी पाई और लोगों का विश्वास भी मेरे ऊपर हुआ। तो यही एस्ट्रो विद कुणाल है। एकदम। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके, आप लोगों की जर्नी लोगों को आज सुनने को मिली, लोगों को बहुत मोटिवेशन मिला होगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके शो में आज आपने हमें मौका दिया आके आपसे बात करने का। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सच में ये तो आपका प्यार और बड़प्पन है, हम तो वैसे ही मेरठ के हैं। तो बहुत ही खुशी हुई। और मैं दोनों की कुंडली, आपको बस रेड कलर थोड़ा अवॉइड करना अपने जीवन में। बहुत प्यारी कुंडलियां हैं दोनों की, और दोनों आने वाले समय में आप बहुत तरक्की करने वाले हैं। आप पे शुक्र की अंदर चंद्र की अंतर्दशा है, शुक्र सबसे टॉप दशा होती है वीनस की। तो आप पे शनि वर्किंग होता है, मेहनती होती है। जितनी आदमी ज़्यादा मेहनत करता है उतना अपग्रेड होता है। शुक्र जितनी लग्जरी लाइफ, अच्छी खुशी सपनों वाली लाइफ जीता, उतना अपग्रेड होता है। तो अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स हमें अपनी लाइफ को जीना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे लगा मैंने जो चीज़ें बताई होंगी आप जरूर ध्यान देंगे। आपने बोला कि मैं तो एवरीडे पिलाता हूँ, लेकिन
उनके पांव जमीन पे पड़ने से पहले फ्राइडे को उनको शॉपिंग कराओ, फ्राइडे को उनको ट्रिप पे, लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाओ, उनको डिनर कराओ, कॉफी पिलाओ, किसी 7 स्टार 5 स्टार में ले जाके। मतलब बीवी को ही ले जाना जरूरी है, किसी भी नहीं, लड़की को? सिर्फ पत्नी को। इसमें पत्नी लिखी है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगली बार जब मनीष जी मुझे मिलेंगे तो बोलेंगे कुणाल भैया मेरी जिंदगी तो आज हवा में है, अपग्रेड हो गई अच्छे रूप में। तो सच में बहुत अच्छा लगा। इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों कि जीवन में बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार करते रहो, माता पिता का प्यार आशीर्वाद लेते रहो, उनकी सेवा करो, अपने भाई बहनों के साथ रिश्ता हमेशा अच्छा बना के रखो। जीव जंतुओं के प्रति आपके अंदर दया भावना होनी चाहिए। एक छोटा सा उपाय है जो हर कोई कर सकता है। सुबह जब दोस्तों आप उठते हैं तो 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करें अपने बिस्तर पर ही बैठकर, और धरती माँ को 3 बार चरण स्पर्श करके सीधा पाँव जमीन पर रखें। आपके अंदर की जो सारी नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त हो जाएगी और आपको एवरीडे अपने आप पॉजिटिविटी मिलती रहेगी। और जितनी भी चीज़ें मैंने आज बताई है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बताई कि आपको पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे या पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन आप लोगों का मार्गदर्शन होता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट फिर एक और महान हस्ती के साथ हम बहुत जल्दी जुड़ेंगे एस्ट्रो विद कुणाल में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू।